मजहर अब्बास साहब, अभी जो ये हाल ही में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन ने जो मुनक्किद की, एनओसी कैंसिल हुए 2 जगह से, और उसके बाद जो हाल हुआ इस कॉन्फ्रेंस का, आपके नज़दीक इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो अपनी शिकायतें थी, वो कहते हैं उनको जलसे नहीं करने दिए जाते, वो रैलीज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो तमाम ऑपोजिशन जमातों को मदऊ भी किया गया था, और इसके जो मेज़बान थे वो अचकज़ई साहब थे और खाकान अब्बासी साहब थे। फिर ये एनओसी की कैंसिलेशन और रखने डालने, क्या मैसेज दिया गया है तमाम ऑपोजिशन जमातों को आपके नज़दीक? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि नादिया, ये जो गवर्नमेंट का और या एडमिनिस्ट्रेशन का एनओसी ना देना, इससे ऑपोजिशन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, माँ सिवाय इसके कि जो उन्होंने प्लान किया था उसको थोड़ा सा उन्हें डिस्टर्ब हो गए, प्लान से वो हुआ। लेकिन अदरवाइज जो पर्पस होता है ऑपोजिशन का, वो बेसिकली यही होता है कि उनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंच जाए और हुक्मरानों तक पहुंच जाए। तो वो तो पहुंच गई। जब आपने एक नॉर्मल इवेंट होता है, उसकी कवरेज हो या उसमें जो बातें हुई हों, वो एक इवेंट होता है। लेकिन जब हुकूमत इस तरह के इक़दाम करती है तो एक से ज़्यादा इवेंट बन जाता है, जो कि बन गया। कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देना, एक तरीके से उसकी कंडेमनेशन, फिर जगहों का वो तरह, तो एक साइड की इस स्टोरीज अपनी जगह बन गई और मेन जो थीम था। लेकिन जो आउटकम है इस कॉन्फ्रेंस का, वो कोई बहुत वाज़े नहीं है। इसके बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ बात जाएगी, कोई इत्तेहाद की तरफ बात जाएगी। लेकिन इसके दौरान हमने देखा कि JUI का एक बड़ा मुख्तलिफ सा मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और जो शायद PTI काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है वो मटीरियलाइज़ नहीं हो रही, कि जो किसी भी तहरीक चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि मिनिमम एजेंडे पर इत्तेफाक राय किया जाए। वो लगता ये कि कॉन्फ्रेंस की हद तक तो ठीक है कि सारी अपोजिशन जमातें आ गईं, उन्होंने बातचीत की, अपनी अपनी मोर और लेस वही बातें की, इलेक्शंस के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से। लेकिन जब बात आती है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने की, तो वहाँ लगता यह है कि वहाँ डिवीज़न है। वहाँ लगता यह है कि बहुत सी जमातें जो हैं बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। ये वो चीज़ है जो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाती है। ये वो मामलात हैं जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कि डिवाइडेड अपोजिशन, ज़ाहिर है उनको फ़ायदा हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट की जो रिप्रेशंस हैं अगेंस्ट PTI, जो उनके जो है मुख्तलिफ इक़दामात हैं, तरीक़ेकार हैं, वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ इशारा करते हैं, वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल की तरफ इशारा करते हैं, जिसकी मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट और एक जो टिपिकल हमारा माइंडसेट है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये उसकी तरफ हमें ले जा रहा है कि यही माइंडसेट हमने साल से देखा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट होता है कि किसी अपोजिशन को, ख़ास तौर पे जब हुकूमत खुद चाहती हो कि उस अपोजिशन की आवाज़ दबाई जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन मोर लॉयल देन द किंग वाला काम करती है। सही। तो मेरा ख्याल है उससे में तो गवर्नमेंट जो नाकाम रही है, लेकिन अपोजिशन का अपना इत्तेहाद जो है वो अब तक कायम होता नजर नहीं आ रहा। तो अगर नहीं कायम होता नजर आ रहा, और एक डिवाइडेड अपोजिशन जैसे आपने कहा कि वो फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट के लिए तो एक विन विन सिचुएशन होती है इफ इट्स अ डिवाइडेड अपोजिशन, और अभी तक तो JUI का भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि वो अभी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे। एहतजाज के हवाले से भी उनके कई रहनुमा हमारे अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि नहीं, वो किसी एहतजाज का भी अभी हिस्सा नहीं बनने जा रहे, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कहते हैं पहले अगर वो दूर हो जाते हैं तो फिर आगे सोचा जाएगा। इसी तरह जमात इस्लामी वाले वो कहते हैं, जमात इस्लामी कहती है हम अपनी अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करें। इधर आ जाएं, खाकान अब्बासी साहब की जमात फेयरली न्यू जमात है, ज़ाहिर उसमें इतने लोग नहीं हैं और ना ही वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, चले ना भी होते पार्लियामेंट का हिस्सा, बट एक नई बिल्कुल न्यू बॉर्न जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी है। फिर बकिया छोटी जमातें हैं। आपको लगता है कि लेट्स से JUI भी नहीं है, लियाकत बलोच साहब की जमात इस्लामी भी नहीं है, बकिया फिर जो रह जाती हैं वो इस ताकतवर हुकूमत को, इसलिए ताकतवर मैं कह रही हूं कि 1 साल के अंदर जिस किस्म की तब्दीलियां लाई गई हैं निज़ाम में, उससे इनकी ग्रिप बड़ी मजबूत है, किसी किस्म का कोई चैलेंज दे सकती है। फिर देखिए, जो इस वक्त अगर हम स्ट्रीट पावर का अंदाज़ा करें तो वो अगर फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI, इनका इत्तेहाद बनता
तो ज़ाहिर है इनके पास स्ट्रीट पावर है, जमात इस्लामी के पास ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, JUI के पास मदरसा पावर है, और जो तहरीक इंसाफ है उसके पास इलेक्टोरल पावर है। तो ये तीनों पावर्स अगर मिल जाएं तो काफ़ी लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता था गवर्नमेंट के लिए, वो नहीं बना। उसकी अपनी वजूहत हैं। तहरीक इंसाफ को भी खुद सोचना चाहिए कि जमात इस्लामी जिनके साथ 2013 से 2018 तक वो अलाई रहे, वो आखिर इतनी दूर क्यों चली गई है कि वो इत्तेहाद बनाने को भी तैयार नहीं है। JUI के बारे में ज़ाहिर है जो ख़ुद इमरान खान साहब का रवैया रहा माजी में, उसकी वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, प्लस JUI का जो एक इलेक्टोरल इंटरेस्ट है वो भी आड़े आता है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई आगे इलेक्शन के हवाले से सीट एडजस्टमेंट की कोई यकीन दहानी हो वो हो, तो JUI यकीनी तौर पे इंटरेस्टेड होगी कि वो हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर वो नहीं होता तो PTI तो उनकी एक तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में राइवल है। ठीक, PTI के रहनुमाओं ने खुद अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान को हरा चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं पिंच कर रही हैं JUI को। तो अगर तहरीक इंसाफ और JUI के अंदर ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है तो शायद JUI जो है वो इस अलायंस का हिस्सा बन जाए। लेकिन उसके अलावा जो सूरत हाल है दीगर जमातों की, अब जो बलूचिस्तान की कुछ जमातें इनका हिस्सा हैं, ज़ाहिर बलूचिस्तान में इस वक्त जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो तो महरंग के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अलावा जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो तो मंसूर पश्तीन के साथ है। और इन दोनों लीडरों को जो है इस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल शायद खाकान अब्बासी साहब से भी होना चाहिए, ये सवाल दीगर लोगों से, और अगर बुलाया गया है तो फिर उनसे, वो महरंग और उनसे होना चाहिए कि वो क्यों नहीं गए इसमें। तो ये मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन जो गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ के अंदर है, अपोजिशन के अंदर, वो नज़र आती है। गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बहुत गंभीर हो चुकी है। कल जो वाक़या हुआ अखोड़ा खटक में, उसके कहाँ तक उसके मिल रहे हैं, क्या उसको इंटरनल मसला है या दाइश का मसला है। आप देखें कि दाइश माजी में भी JUI को टारगेट करती रही है। मौलाना फजल रहमान को के हवाले से भी इस तरह की बातें आती रही हैं कि वो भी दाइश के निशाने पर हैं। फिर बलूचिस्तान के एक मुख्तलिफ सिनेरियो है। तो गवर्नमेंट का जो चैलेंजेस है वो ये कि इकनॉमिकली चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी अगर अंदरूनी तौर पे जो चीज़ें सूरत हाल है वो ऐसी संगीन रहेगी। एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरी तरफ दहशतगर्दी वाले वाक़यात पे कंट्रोल ना करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है अब तक जो है वो बाहर निकल नहीं पाई है।